चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह के अमीरचंद और गरीबदास नामक दो प्रिय मित्र थे। धनी अमीरचंद की राजा और सभी दरबारी काफ़ी इज्जत करते थे, परंतु गरीबदास भी अपनी हाजिर जवाबी और सूझबूझ के कारण लोगों में विशेष सम्मान पाता था। इसलिए राजसभा में दोनों ही बराबर के आसनों पर बैठाए जाते थे। सेठ अमीरचंद को यह बात बहुत ज़्यादा अखरती थी कि उसके बगल में फटेहाल गरीबदास बैठे। एक दिन उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरी घृष्टता क्षमा करें। संकट की घड़ियों में धन से आपकी हर संभव सहायता करता हूँ, फिर भी इस फटेहाल गरीबदास को आपके दरबार में उतना ही सम्मान मिलता है जितना मुझे। आखिर छोटा बड़ा भी तो कोई चीज़ होती है। राजा ने कहा, फिर क्या किया जाना चाहिए तब? अमीरचंद ने कहा, महाराज, यदि आपको मुझसे मित्रता बनाए रखनी है तो आज से इस फटेहाल गरीबदास से मित्रता का नाता आपको तोड़ना होगा। राजा सोच में पड़ गए। पता नहीं इस अमीरचंद को आज क्या हो गया है जो ऐसी भेदभाव वाली बातें कर रहा है। मेरे लिए तो दोनों ही मित्र प्रिय हैं, इसे किसी तरह समझाता हूँ। फिर उसने अमीरचंद से कहा, भाई अमीरचंद, मुझे वक्त ज़रूरत आपके धन की आवश्यकता पड़ती है और गरीबदास का शांत दिमाग भी कभी कभी बड़े बड़े संकटों में मेरे काम आता है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए यह निर्णय लेना असंभव सा है कि अमीरचंद ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, फिर भी महाराज, अब तो आपको हम दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। अमीरचंद की बात सुनकर राजा चंदन सिंह सोच में पड़ गए। अजीब दुविधा में डाल दिया यह आज। लेकिन राजा चंदन सिंह ने कुछ सोच विचार कर इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। उसने कहा, देखो भाई अमीरचंद, मैं यह फैसला करने में असमर्थ हूँ कि किसे रखा जाए और किसे छोड़ा जाए। आप दोनों मेरे मित्र राजा सोमदेव के पास चले जाए, वही इस समस्या का हल बताएंगे कि किसे रखा जाए और किसे छोड़ा जाए। अमीरचंद ने कहा, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। अगले दिन राजा ने एक पत्र देते हुए कहा कि तुम और गरीबदास दोनों मेरे मित्र सोमदेव के पास चले जाओ और यह पत्र उसको दे देना। किसी दूसरे व्यक्ति को यह पत्र हरगिज मत देना। अमीरचंद ने जी महाराज कहा और चले गए। दोनों पत्र लेकर राजा सोमदेव के पास पहुँचे। सोमदेव ने पत्र पढ़कर दोनों को ध्यान से देखा, फिर कहा, क्या तुम दोनों को मालूम है इस पत्र में क्या लिखा है? अमीरचंद ने कहा, जी नहीं महाराज। सोमदेव हंसने लगे, मूर्खों, यह पत्र नहीं, तुम दोनों के लिए प्राणदंड का आदेश है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अमीरचंद हकलाते हुए कहा, सही कह रहा हूँ। राजा चंदन सिंह का अनुरोध है कि तुम दोनों को मेरे पास आते ही मरवा दिया जाए। लो, खुद ही पढ़ लो पत्र। अमीरचंद ने पत्र पढ़ा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह तो अनर्थ है। गरीबदास ने भी पत्र पढ़ा, पर वह शांत रहा और अमीरचंद से बोला, रोइए मत सेठ जी, आज तो आपके पास मौका है कि आप अपनी जान बचाकर अपने आप को मुझसे श्रेष्ठ साबित कर सके और राजसभा में उच्च सम्मान पाए। अमीरचंद गुस्से से बोला, तू ही तो सारे फसाद की जड़ है, तेरे कारण आज हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। गरीबदास ने कहा, अपनी सोचिए सेठ जी, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अमीरचंद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे मौत के मुंह में मत धकेलिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा, मुझ पर रहम कीजिए। सोमदेव ने गुस्से से कहा, अरे हट, मुझे रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोगों को तो हर हालत में मरना है।
राजा पर अपने रोने धोने का कोई असर न देखकर उसने गरीबदास से कहा, ठीक है गरीबदास, यदि तू इस निर्दयी से अपने प्राणों की रक्षा कर लेगा तो मैं तुझे अपने से श्रेष्ठ मान लूँगा। गरीबदास मन ही मन सोचने लगा, अब आया ना रास्ते पर। उसके बाद उसने कहा, अभी चक्कर चलाता हूँ। उसने सोमदेव से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके हमें मार डालिए और फिर देखिए आपके राज्य की कितनी क्षति होती है। सोमदेव गरजा, क्या बकते हो, पागल हो गए हो क्या? गरीबदास ने कहा, आप जो चाहे कह लीजिए महाराज, लेकिन हम दोनों की जन्म कुंडलियों में साफ लिखा है कि जिस स्थान पर हमारी मृत्यु होगी वहाँ पर लगातार 12 वर्षों तक महामारी फैली रहेगी, बरसात नहीं होगी, भाई अपने भाई और बेटा अपने बाप के खून का प्यासा बन जाएंगे। सोमदेव ने कहा, मैं ज्योतिषी की कही अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। गरीबदास ने कहा, महाराज आप ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास कहते हैं? ठीक है, मैं अभी यहीं आत्महत्या करता हूँ, फिर आप देखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र में कितनी सच्चाई होती है। फिर उसने दोनों हाथों से अपना गला दबाया और मरने का नाटक करने लगा। उसको देखकर सोमदेव घबरा गया। हैं, यह तो आत्महत्या करने जा रहा है। कहीं सच में मेरा राज्य किसी संकट में तो नहीं है? मैं इससे पूरी बात मालूम कर लेता हूँ, वह सोचने लगा। फिर उसने गरीबदास से कहा, अरे अरे रुको, आत्महत्या बाद में कर लेना, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम दोनों की मृत्यु के बाद सचमुच इस राज्य में संकट के बादल मंडराने लगेंगे? गरीबदास ने कहा, क्या कहा महाराज, सिर्फ संकट के बादल? अरे मैं कहता हूँ एक बूंद भी पानी नहीं बरसेगा, भूख बरसेगी, बीमारियाँ बरसेगी। और राजा बीच में ही बोला, बंद करो यह बकवास, बहुत हो चुका, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गरीबदास ने कहा, महाराज आप सचमुच बहुत भोले हैं, जरा गंभीरता से सोचें, क्या राजा चंदन सिंह के पास हथियारों की कमी थी या जल्लादों की कमी थी जो उन्होंने हम दोनों को आपके पास भेज दिया? हैं, यह तो सही कह रहा है। राजा चंदन सिंह के पास तो काफ़ी हथियार और जल्लाद हैं, फिर उन्होंने जरूर इस आदमी की बातों में कुछ सच्चाई है। सोमदेव सोचने लगा, कह तो यह सही रहा है, राजा चंदन सिंह के पास तो काफ़ी हथियार और जल्लाद भी हैं, फिर उन्होंने जरूर इस आदमी की बातों में सच्चाई है। गरीबदास ने कहा, महाराज अपने सर पर मंडराता खतरा टालने के लिए उन्होंने पत्र देकर हम दोनों को आपके पास भेज दिया ताकि आप इस मुसीबत में फंस जाएं। जरा सोचिए महाराज, क्या यह राजनीतिक षड्यंत्र नहीं? सोमदेव ने सोचा, यह सही कह रहा है। फिर उसने जोर से बोला, सेनापति। जी महाराज, सेनापति ने कहा, जल्दी से जल्दी इन दोनों को चंदनगढ़ पहुंचा दो। सोमदेव के सेनापति ने कहा, जी महाराज। उसके बाद दोनों को चंदनगढ़ पहुंचा दिया गया और साथ में एक पत्र भी भेजा गया। सोमदेव ने राजा चंदन सिंह को लिखा था, अपनी डफली आप ही बजाइए महाराज। चंदन सिंह हंसने लगे और कहा, कहो भाई अमीरचंद, यात्रा कैसी रही? अमीरचंद ने कहा, आपने तो हमें मौत के मुंह में ही पहुंचा दिया था महाराज। राजा चंदन सिंह ने कहा, मैंने प्राणदंड का अनुरोध जरूर किया था, मगर मुझे अपने मित्र गरीबदास पर पूरी तरह विश्वास था कि तुरंत अमीरचंद ने कहा, जानता हूँ महाराज, आपको विश्वास था कि गरीबदास मुझे वहाँ से जरूर बचा ले आएगा। आज मुझे पता चला कि धनवान होना ही सब कुछ नहीं, व्यक्ति को बुद्धिमान और विनम्र भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धन काम नहीं आता वहाँ विनम्रता और बुद्धिमानी काम आती है।
जो व्यक्ति बुद्धिमान और विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में बलवान और धनवान होता है। फिर दोनों एक साथ राजसभा में बैठने लगे।